Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So today we are having the fourth lecture for this course. This course is obviously a bit difficult because इसके जो मतलब इसके जो contents हैं वो थोड़े से different हैं as compared to data science and all those things. तो इसमें हम ज़्यादा focus कर रहे हैं architecture की development के ऊपर. तो दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न कि किस तरह से आर्किटेक्चर्स डेवलप किए जाते हैं, क्योंकि ये बिग डेटा का डिप्लोमा कोर्स है. सो लास्ट वीक हमने पढ़ा था लैम्डा आर्किटेक्चर. उसमें असल में द पॉइंट इज के रिस्पांस हैज़ बीन ल्यूकवार्म. असाइनमेंट्स का, सबमिशंस का बहुत कम लोगों ने जमा कराई है. सो देयरफॉर अब जो है वो मैं आई विल कीप ऑन गिविंग असाइनमेंट्स, तो आप लोगों को साथ साथ करनी है. ठीक है, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. अच्छा, लास्ट वीक जो हमने पढ़ा था कि वी टॉक्ड अबाउट द लैम्डा आर्किटेक्चर. तो लैम्डा आर्किटेक्चर के अंदर वी सेड के दो किस्म के काम होते हैं, एक रियल टाइम और दूसरा बैच लेवल ना. सो उसकी डिस्टिंक्शन अभी आई थिंक इट्स शुड बी क्लियर फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस कोर्स कि बैच लेवल के ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं और रियल टाइम में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं. मैंने असाइनमेंट पे कुछ उसमें सवाल भी पूछा था, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने जमा कराई है. सो जब तक आप असाइनमेंट्स वगैरह नहीं करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न. इवन टुडे आज भी आपको एक अच्छा बड़ा असाइनमेंट मिलने वाला है, तो उसको प्लीज़ यू हैव टू इम्प्लीमेंट. रियल टाइम इज़ द वर्ड जो कि हम सारे उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन इसका मतलब शायद हमें सही तरह मालूम नहीं है. So that basically means कि data in motion, कि data continuously आ रहा है पीछे से ना. तो इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि अनबाउंडेड है, क्योंकि इट नेवर स्टॉप्स. फॉर एग्जांपल आपने किसी एग्रीकल्चरल फील्ड में सेंसर डिप्लॉय किया हुआ है, सो इट नेवर स्टॉप्स. ठीक है, वो मुस्तकिल आपके पास डेटा आता जा रहा है. और डेटा इज टिपिकली कंटिन्यूअस in the sense के it's mostly numerical data. जैसे सेंसर की रीडिंग हो गई, वेदर की मेजरमेंट हो गई, और पेशेंट के जो वाइटल्स हैं उसकी मेजरमेंट हो गई. तो दैट्स ऑल न्यूमेरिकल डेटा, राइट. स्ट्रिंग बेस्ड डेटा इसके अंदर शामिल नहीं है, अनलेस के वो सोशल नेटवर्क का हो, तो उस केस में तो शामिल हो सकता है. बट टिपिकली आजकल जो रियल टाइम की हम बात करते हैं उसका ताल्लुक डायरेक्टली आईओटी से बन जाता है. और आईओटी अब एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग अब काम कर रहे हैं, और बहुत उसमें जो है वो यानी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जो आईओटी में काम कर रही हैं. सो रियल टाइम में जो मेन चीज़ सामने आती है वो ये है कि व्हेन डू यू वांट टू एनालाइज द डेटा. दैट्स द मेन थिंग. ठीक है, सो हम डेटा उस वक्त एनालाइज करना चाहते हैं कि जब वो अपने आ रहा है पीछे से ना. दैट्स व्हाट वी वांट टू डू. क्योंकि बैच लेवल पे क्या होता है कि जब डेटा आता है तो हम उसको एक डेटाबेस में पहले स्टोर करते हैं, जैसा ओरेकल हो गया, और उसमें स्टोर करने के बाद हम उसको फिर पाइथन के अंदर या पावर बीआई के अंदर एनालाइज करते हैं. तो रियल टाइम के अंदर जो है ना वो ये वाला मामला नहीं है. रियल टाइम के अंदर ये मामला है कि यू वांट टू एनालाइज द डेटा इन ट्रांजिट. सही है, तो आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर. तो क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम स्ट्रीम के ख़त्म होने का इंतज़ार करें. स्ट्रीम तो कभी ख़त्म होती नहीं है, और जब तक हम स्ट्रीम को किसी डेटाबेस में डालेंगे तो स्ट्रीम के अंदर जो डेटा है उसकी वर्थ ख़त्म हो जाएगी. लिहाजा हमारे पास ये टाइम है ही नहीं कि हम डेटा
स्ट्रीमिंग डेटा को हम किसी डेटाबेस में डालें और उस डेटाबेस से हम डेटा निकाल के उसको एनालाइज करें, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो जैसे पेशेंट की जो सेंसर्स हैं, अगर आपने डिले किया, अगर आपने रियल टाइम में एक्शन ना लिया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सही है। उसके जो ब्लड प्रेशर के जो मेजरमेंट्स हैं, दो मेजरमेंट्स बीपी की हैं, अगर आपने टाइम के ऊपर उनको मॉनिटर करके एक्शन ना लिया तो द पेशेंट इज गोइंग टू डाई। सो देयरफॉर इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि यू गॉट द रिक्वायरमेंट्स विच आर रियल टाइम। ठीक है। सो आप यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स अगेंस्ट द करंट स्नैपशॉट ऑफ डेटा। तो इसके अंदर जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना, वो विंडोज का आता है कि ये आपके पास एक पूरी स्ट्रीम आ रही है और आपने स्ट्रीम को विंडोज में डिवाइड कर दिया है। तो ये आपकी विंडो थी, उसके बाद ये विंडो थी, उसके बाद ये थी, उसके बाद ये थी। ठीक है। तो ये विंडो का जो साइज है ये फिक्स्ड भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है। ठीक है। तो पहले आप इस टाइम फ्रेम में खड़े थे तो ये आपका स्ट्रीमिंग डेटा था, आपने इसको एनालाइज किया, फिर ये मजीद डेटा आ गया, फिर आपने इतनी विंडो के बनने का इंतज़ार किया। लेट से आपने कहा कि एक विंडो में मेरे पास 35 इंस्टेंसेस होने चाहिए। तो जब 35 इंस्टेंसेस हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगली विंडो क्रिएट हो जाएगी। तो स्ट्रीमिंग डेटा में हमारे विंडोइंग अप्रोच इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड टू एनालाइज द डेटा। ठीक है। तो विंडो बाय विंडो हम एनालाइज करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि विंडो का साइज फिक्स्ड भी हो सकता है और विंडो का साइज जो है ना वो वेरिएबल भी हो सकता है। यह आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह से उसका साइज रखते हैं। और रियल टाइम एनालिटिक्स जो है वो उसके अंदर हम बेसिक एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और मशीन लर्निंग वगैरह पे कम फोकस करते हैं। ठीक है। सो दूसरी चक्कर ये होता है कि करंट स्नैपशॉट का मतलब ये है कि करंट विंडो, कि ये मेरा अभी टाइम फ्रेम चल रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है ये मुझे एनालाइज करके बता दो फौरन। ठीक है। या फिर ये कि मेरी लो लेटेंसी रिक्वायरमेंट्स हो, क्योंकि लेटेंसी का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट इम्पीड्स और रिस्ट्रिक्ट्स यू फ्रॉम गेटिंग द एनालिसिस इन टाइम। वो नेटवर्क डिले की वजह से भी हो सकता है, वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वो आपके टूल की इस्तेमाल की वजह से भी हो सकता है, वो आपकी सुस्ती की वजह से भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास इस केस में वी डू नॉट हैव एनी टाइम। दैट्स व्हाट वी नीड टू कीप इन माइंड कि हम बेसिकली उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते ना। हमारी रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास डिले नहीं आना चाहिए किसी किस्म का, मुझे जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ रियल टाइम सिनेरियो। ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियरली पता होनी चाहिए। दूसरा जो इसके अंदर चीज़ आती है वो यू हैव द डेडलाइंस। you are running a business like an e-commerce business or a digital marketing business, you absolutely do not have the time to wait one day। ठीक है। otherwise there will be consequences। जहाँ पे consequences की इजाजत है वो हो सकता है मशीन लर्निंग हो सकती है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। उस वक्त आप बैच प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन रियल टाइम डैशबोर्ड के अंदर अगर आप नहीं कंपाइल करेंगे तो दे आर गोइंग टू बी सीरियस कंसिक्वेंसेस, इन द सेंस कि आप अलर्ट्स नहीं जनरेट कर सकते, आप रियल टाइम पे प्रॉब्लम्स नहीं पकड़ सकते, रियल टाइम पे आप स्ट्रेटजीज नहीं बना सकते, टेक्टिकल स्ट्रेटजीज, लिहाजा आपका बिजनेस नहीं चल सकता। सो कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? कंप्लीट फेलियर हो जाएगा आपके बिजनेस का, या फिर ये है कि आपकी जो सर्विस है वो उसकी डिग्रेडेशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के अंदर यू आर नॉट रिकमेंडिंग द राइट प्रोडक्ट्स। ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर यू आर नॉट रिकमेंडिंग द राइट प्रोडक्ट्स फॉर मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं। और fraud is being detected with a delay. Any anomaly in the banking behavior is being detected after 6 hours or maybe after 24 hours. So that's a big delay, and by that time the fraud has already happened। ठीक है। तो ये जितने भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम्स हैं तो दे आर ऑल रियल टाइम सिस्टम्स।
इनको रियल टाइम के अंदर सारा काम करना है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम जितने भी हैं वो रियल टाइम सिस्टम्स हैं, और ये उसको डिटेक्ट करते हैं रियल टाइम के अंदर फ्रॉड को थ्रू 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 मशीन लर्निंग मॉडल्स जो कि पहले से बने हुए हैं, वो सिर्फ टेस्ट होते हैं, ठीक है, अप्लाई होते हैं, सॉरी। ठीक है, अभी तक क्लियर है जी? इसमें कोई सवाल तो नहीं है अभी तक? जी नो सर। अच्छा, तो इट्स स्ट्रीमिंग डेटा बेसिकली डायनामिक डेटा होता है। जैसा कि हमने कहा कि इट इज जनरेटेड कंटिन्यूअसली, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, और एक डेटा सोर्स आपकी नहीं होती, ठीक है। तो जैसे मैंने आईओटी की डिप्लॉयमेंट अगर की है तो इट इज 100% गारंटीड कि आईओटी कभी भी एक सेंसर से नहीं की जाती ना। आईओटी में आपके पास टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ सेंसर्स होते हैं। या अगर आपने ड्रोन यूज़ किया हुआ है कोई पिक्चर्स खींचने के लिए, किसी सर्वेलेंस के लिए फॉर एग्जांपल, या किसी जगह पे पार्सल डिलीवर करने के लिए अगर आपने ड्रोन इस्तेमाल किया है, तो एक ड्रोन तो नहीं होता ना, आप मल्टीपल ड्रोन्स इस्तेमाल करेंगे, सही है। तो देयर ऑलवेज वैरायटी ऑफ सोर्सेज। पेशेंट के ऊपर आपने सेंसर्स लगाए हैं, एक सेंसर नहीं होता, मल्टीपल सेंसर्स होते हैं। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि कंटिन्यूअसली डेटा आ रहा है और इट कैन बी कमिंग फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ये सबसे बड़ा मसला ये है, ठीक है। क्योंकि अगर डेटा सोर्स एक हो तो हमें एक डेटा सोर्स को रैंगल करना और उस पर मशीन लर्निंग करना हमारे लिए आसान काम है। अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मल्टीपल डेटा सोर्सेज हों तो मल्टीपल डेटा सोर्सेज को एक जगह पर जमा करने के लिए आई नीड टू हैव a great platform, right? So if I have like data from 10 sensors for example, okay, so and I want to analyze them in real time, तो I need, मुझे यहाँ पर बीच में कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसमें ये सारे सेंसर्स जाएं और यहाँ पर मेरा डेटा इंटीग्रेट हो जाए, और फिर मैं उसको फटाफट विद इन अ फ्यू सेकंड्स में एनालाइज कर सकूं, सही है। तो दैट इस चीज़ की आपको समझ में होनी चाहिए ना कि व्हाट यू मीन बाय दिस वैरायटी ऑफ सोर्सेज, और ये प्रॉब्लम हमारे लिए क्यों है, ठीक है। सो स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स का मतलब क्या है कि इसके बजाय कि मैं डेटा को उठा के लाऊं, कि मैं डेटा को उठा के लाता हूं अपने पीसी में और फिर उसको एनालाइज करता हूं, तो मैं डेटा को एनालिसिस की तरफ लेकर आता हूं बैच के मोड में। स्ट्रीमिंग के मोड में मैं एनालिसिस को डेटा के पास ले जाता हूं, सही है। तो जहाँ स्ट्रीम आ रही है उसके ऊपर ही एक उसको एक टोपी आप कह लें पहना दी, और उसको वहीं पे एनालाइज कर लिया, फिर वो आपने फिल्टर हटा दिया, टोपी हटा दी, जैसा आप उसको नाम देना चाहें, ठीक है। सो एनालिटिक्स इज ब्रॉट टू द डेटा while the data is inside the stream. So if you are having this window, so इस विंडो के ऊपर I put this cap और a filter कि भाई यहीं पे इस विंडो को एनालाइज कर लो, फिर अगली विंडो पे भी एनालाइज कर लो, इस पे भी एनालाइज कर लो। The data has no issue with what I'm doing, but data just continues to come and go, come and go, सही है। So that is called streaming or real time analytics. तो ये इन दोनों चीजों की डेफिनेशन है कि there is no storage, there is no storage of streaming data. स्ट्रीमिंग डेटा आ रहा है, आपने रियल टाइम में उस पर अलर्ट्स जनरेट करने हैं, एनालाइज करना है, और उसी वक्त कोई स्ट्रेटजी बनानी है। द डेटा यू कैन चूज टू स्टोर दैट लेटर ऑन एंड यूज दैट फॉर मशीन लर्निंग अगर आप लैम्डा आर्किटेक्चर में जा रहे हैं, और द डेटा यू कैन जस्ट चूज टू डिलीट इट और जस्ट आर्काइव इट, यू नो कि हाँ भाई ये था किसी जमाने में। तो ये डिफरेंस है बैच डेटा में और स्ट्रीमिंग डेटा में। ट्रेडिशनली क्या होता है ये कि डेटा स्टोर होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो ट्रेडिशनल डेटा आता है वो पहले ओरेकल के अंदर स्टोर होता है, और यहाँ से फिर आप इसको डेटा को लेकर जाते हैं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म में,
यहाँ पर आप इसको एनालाइज करते हो, डेटा को एनालिसिस की तरफ लेके जाया जाता है, यहाँ पर एनालिसिस को डेटा की तरफ लेके जाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिर इंसाइट्स आपके बाहर निकाले जाते हैं और यहाँ पर इंसाइट्स आपको यहीं पे रियल टाइम में जनरेट किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि एजिलिटी ऑब्वियसली आपको अब समझ में आ गई होगी कि जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स इंटेलिजेंस, कि फौरन एक प्रॉब्लम को पकड़ा और उसको बता दिया। एंड दिस मीन्स क्वाजी इंटेलिजेंस और समथिंग लाइक दैट, आप कह रहे हैं कि सेमी इंटेलिजेंस, ठीक है, कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जवाब आने में, ऑल्दो इसका जवाब ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसमें तो आप मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ मोर रिएक्टिव। सो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये आपकी रिएक्टिव अप्रोच है। तो इससे कंपनीज कैन बिकम मोर एजाइल एंड रिस्पॉन्सिव to the environments in which the company is operating and the environment in which their data is being used. जी सर, ये जो दोनों अप्रोचेज हैं, एक बैच प्रोसेसिंग और एक स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स, ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग में हमें बेनिफिट मिल रहा है, रियल टाइम हम जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बट कोई लिमिटेशंस भी हैं एज कम्पेयर टू बैच प्रोसेसिंग, क्योंकि जाहिर है अदरवाइज फिर हर वक्त रियल टाइम ही यूज़ करना चाहिए। दिस डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन। अगर आप बिग डेटा की बात करते हैं तो यू नीड टू प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स पर सेकेंड, एंड इवन मे बी अप टू 100,000 ऑफ डेटा पॉइंट्स पर सेकेंड आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपके पास मल्टीपल डेटा सोर्सेज हैं और लाइक मल्टीपल सेंसर्स हैं, या फिर सोशल नेटवर्क का डेटा है। तो इफ़ यू आर कनेक्टेड टू 500 अकाउंट्स, तो 500 अकाउंट से मुस्तकिल ट्विटर मैसेजेस आ रहे हैं, तो दैट विल इजीली एक्यूमुलेट टू 100,000 ऑफ डेटा पॉइंट्स पर सेकेंड, यानी लाखों डेटा पॉइंट्स पर सेकेंड आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। तो यही मैंने आपको पिछली स्लाइड में यही बात समझाई थी कि यू गॉट द डिफरेंट डेटा सोर्सेज, यहाँ पर आपको बीच में एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो कि इस चीज़ को संभाल सके, राइट। सो देर आर सो मैनी थिंग्स कमिंग विद हाई वेलोसिटी, आपको उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है एनालिटिक्स करने के लिए। आपको बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो ये 100,000 ऑफ मैसेजेस पर सेकेंड को संभाल सके, ताकि हम उसको एनालाइज करें, इंटीग्रेट करें और फिर हम वहाँ से उसको एनालाइज करें। तो वी नीड अ प्लेटफॉर्म। तो फॉर्चुनेटली दैट प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स इज अपाची काफका, जिसके थ्रू हम डिफरेंट डेटा स्ट्रीम्स आ रही हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हम सबको यहाँ पर इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं और आगे उस इंटीग्रेटेड डेटा को मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दिस कैन बी द बिजनेस मैनेजर, दिस कैन बी द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, दिस कैन बी द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और मतलब बिजनेस मैनेजर को मे बी इन 3 चीज़ों की ज़रूरत हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को मे बी इन 3 स्ट्रीम्स की ज़रूरत हो, और CIO को मे बी सब की ज़रूरत हो। तो ये जो पाइपलाइन बनेगी इन तीनों के लिए, वो रियल टाइम में चलेगी और इट शुड बी एबल टू प्रोसेस फ्रॉम 100,000 टू मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स पर सेकेंड। तो इसकी कोई लिमिटेशन इन द सेंस यही है कि मैक्सिमम यही होगा कि 1 सेकंड में आपके पास लाखों रिकॉर्ड्स आ गए हैं, आपको उसको प्रोसेस करना है। तो अब जो है वो, अगर आप काफका इस्तेमाल कर रहे हैं तो काफका के साथ दिस काइंड ऑफ स्पीड कैन बी मैनेज वेरी इजीली। काफका के साथ अगर आप काफका की जगह कोई और मैकेनिज्म यूज करते हैं तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये दूसरे मैकेनिज्म्स इतनी स्पीड पकड़ नहीं पाएंगे, उनकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। इस वक्त जो चीज़ मार्केट में चल रही है वो ज़्यादातर अपाची काफका ही है स्ट्रीमिंग डेटा को संभालने के लिए। अगर आपकी स्ट्रीमिंग डेटा की स्पीड कम है, जैसा आप ई कॉमर्स का डेटा एनालिसिस के लिए लेट्स से कि 6 घंटे बाद देख रहे हैं, तो वो सेमी बैच सेमी रियल टाइम टाइप की सिचुएशन है। तो उसके अंदर अगर आप उसके अंदर भी आपको शायद काफका ही इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन अगर आप कोई और उसको अल्टरनेट भी इस्तेमाल कर लें तो शायद वो भी चल जाए। तो ये बेसिकली सारा डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है।
तो जहाँ तक लिंक्डइन का ताल्लुक है, तो लिंक्डइन वालों ने काफका को बनाया है, तो लिंक्डइन का जो ट्रैफिक है वो तो अनबिलीवेबल है, तो हमारा वो मामला नहीं है। लेकिन हम भी अपने ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के लिए, अगर आप किसी वेबसाइट के थ्रू अपना काम कर रहे हैं, यू कैन स्टिल यूज काफका अगर आपकी ट्रैफिक अच्छी आ रही है। अगर ट्रैफिक अच्छी नहीं आ रही तो फिर आपको काफका की ज़रूरत नहीं है, ऑल्दो आपको फिर भी रियल टाइम डैशबोर्ड्स बनाने हैं। तो गूगल एनालिटिक्स इज़ वन कंपनी जो कि रियल टाइम डैशबोर्ड्स आपको बना के देती है, सही है। लेकिन वो मतलब इतना भी रियल टाइम नहीं होता जितना कि हमारी रियल टाइम की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। उनका एक फिक्स डैशबोर्ड होगा, तो उसके हिसाब से वो केपीआईज एस्टिमेट करके आपको वो दे देंगे। लेकिन रियल टाइम का मतलब उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ई कॉमर्स से ज़्यादा भी रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। जैसे हेल्थ केयर हो गया, या कोई जहाज़ फ्लाई कर रहा है, तो उसमें सैकड़ों सेंसर्स, सारा मामला चल रहा होता है। तो उस वक़्त एकदम से अलर्ट आता है, तो एकदम से पायलट को एक्शन लेना होता है। तो उस केस में जो है ना, वो आपको थोड़ा-सा ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन में काफ़का को यूज़ करने की ज़रूरत हो सकती है। मुझे नहीं पता कि गूगल वाले काफ़का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो काफ़का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स इतनी हाई ट्रैफ़िक तो होती नहीं है कि लाखों लोग पर सेकंड आ रहे हों, ठीक है? तो देयरफॉर वो उन्होंने अपना कोई मॉडल बनाया होगा, वो चल जाएगा। सही है? ओके सर। अब हम थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा-सा और क्लियर हो जाए। ये एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। इसमें ये होता है कि हम रियल टाइम में मशीन्स के फॉल्ट उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इसकी जो ज़्यादा अच्छी मिसाल है ना, वो बेसिकली जहाज़ की है, कि जहाज़ में अगर कोई भी कंपोनेंट अगर फेल होता है, तो इमीडिएटली कॉकपिट के अंदर जो है ना, वो उसकी रीडिंग आ जाती है। मसलन फ्यूल का लॉस होना शुरू हो गया, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई कंपोनेंट फेल हो गया, तो इमीडिएटली उसकी रीडिंग आ जाती है। लेकिन वो तो खैर एक्टिव रिएक्टिव रिएक्टिव एक्शन के लिए होता है ना। हम बात कर रहे हैं कि प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कि मैं पहले से प्रिडिक्ट कर लूं कि मेरी मशीन में ये फॉल्ट आएगा, ठीक है, या ऐसी सिचुएशन पैदा हो रही है कि मेरी मशीन में फॉल्ट आ सकता है, तो मैं फटाफट कोई एक्शन लूं और मेंटेनेंस करवा के उस फॉल्ट को ऑकर करने से रोक दूं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स बिफोर एनी ब्रेकडाउन और सिस्टम फेलियर। यानी इस तरह की आप समझें कि जैसे आप एक पेन इस्तेमाल करते हैं ना, तो पेन की इंक आपको नज़र आ रही होती है, तो जब थोड़ी सी इंक रह जाती है तो आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं, यार मुझे नया पेन अभी ले लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के दौरान या मीटिंग में पेन ख़त्म हो जाए तो मेरे लिए मसला होगा, तो आप पहले से ही एक दूसरा पेन खरीद के रख लेते हैं। तो अगर आप मशीन्स में ये काम करेंगे तो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू सेव रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स। ये जो हमारे बाइको कंपनी जो है हमारी कराची में, तो ऑल्दो वो कंट्रोवर्सीज में इस वक्त फंसे हुए हैं काफ़ी, उनका ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पर प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस नहीं है। और उसकी वजह बेसिकली ये है कि हेड ऑफिस में तो लोग करवाना चाहते हैं, लेकिन जो प्लांट के ऊपर लोग बैठे हैं वो डेटा की रिकॉर्डिंग उस तरह से नहीं कर रहे कि हम उस डेटा को इस्तेमाल करके प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकें, क्योंकि हमें हिस्टोरिकल डेटा तो चाहिए मशीन लर्निंग के लिए, तो वो हम नहीं कर सकते। तो अब सिर्फ इसमें फिर सोल्यूशन सिर्फ ये रह जाता है कि मैं रियल टाइम में मशीन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन के ऊपर सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरास लगे होते हैं, इससे मशीन की परफॉर्मेंस का स्ट्रीमिंग डेटा या रियल टाइम डेटा जनरेट हो जाएगा, और उसकी बेस पे मेरे पास एक मशीन का डैशबोर्ड बन जाएगा जो मुझे बता रहा होगा कि मशीन का फलां लीवर कैसा काम कर रहा है, फलां उसका जो एक्सेल है वो कैसा काम कर रहा है, कितने यूनिट्स पर आवर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो आपको रियल टाइम में डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। जैसे ही किसी केपीआई में गड़बड़ हो तो आपने उसमें अलर्ट को प्रोग्राम किया होगा कि पोटेंशियली ये मशीन जो है ना, ये गड़बड़ की तरफ जा रही है, तो आप फौरन मेंटेनेंस एक्शन ले सकते हैं। ऑल्दो इस केस में आप कोई मशीन लर्निंग नहीं कर रहे हैं,
वैसे तो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम रियल टाइम डैशबोर्ड्स की बात कर रहे हैं तो आप कोई मशीन लर्निंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने मशीन लर्निंग की है तो उसका मॉडल आप डैशबोर्ड के अंदर फिक्स कर सकते हैं। उस मॉडल की परफॉर्मेंस के ऊपर आप प्रिडिक्शन डैशबोर्ड पे दिखा दें कि जो मशीन के पैरामीटर्स हैं इस वक्त वो मैं मॉडल में डालता हूं, तो मॉडल मुझे प्रिडिक्ट कर रहा है कि भाई मशीन फटने वाली है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका अपना एक्सपीरियंस है तो डायरेक्टली आप रियल टाइम डैशबोर्ड के ऊपर आप उसके पॉइंट्स को देख के बता सकते हैं गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि देखिए होता ये है कि सेंसर आप एक नहीं लगाते ना। अगर मैं मशीन का एक रियल टाइम डैशबोर्ड बनाता हूँ तो आई एम गोइंग टू हैव प्रॉबली, आप इस तरह कह लें कि 8-10 सेंसर्स की रीडिंग यहाँ पे आ रही होगी, तो ह्यूमनली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज़ मॉनिटर करूँ। लिहाजा मैंने मशीन के पीछे अलर्ट्स लगाए होते हैं कि जब ये वाला सेंसर यहाँ पे पहुँच जाए या ये वाला यहाँ पहुँच जाए तो अलर्ट जनरेट कर दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मशीन लर्निंग को मैं डैशबोर्ड के पीछे डाल दूँ और सारे इनपुट्स मशीन लर्निंग को दूँ, मशीन लर्निंग की प्रेडिक्शन बस यहाँ पे दिखा दूँ कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो ये चक्कर है। अच्छा, जस्ट यू हैव टू जस्ट होल्ड ऑन अ बिट जी। So sorry about that. It's what happens when you work from home. So ये ठीक है? Is this application clear to you guys? Yes sir. अब इसके अंदर जो फायदा है वो you can have all these things like जाहिर सी बात है, आप पहले से अगर रियल टाइम एनालिसिस के थ्रू अगर आप पहले से ये सब काम कर लेंगे, मशीन को पहले से ही मेंटेनेंस में डाल देंगे, तो यू कैन हैव अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन अच्छी हो जाएगी, रिकवर रेवेन्यू कर देंगे, और उसके साथ जितने भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं, लोअर रिस्क, डिक्रीज द सर्विस लॉस, डिक्रीज प्लान मेंटेनेंस। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ऑयल एंड गैस सेक्टर से हैं, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मशीन की मेंटेनेंस, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं और उनकी मेंटेनेंस करने के लिए आपको बहुत सारी प्लानिंग पहले से करके रखनी पड़ती है, जो कि ईआरपी में आमतौर पे डली होती है। तो यू नीड टू प्रेडिक्ट के मेंटेनेंस कब चाहिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको रियल टाइम डैशबोर्ड इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। वैसे आप मशीन लर्निंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आइडियली जो डेवलप्ड वर्ल्ड में हो रहा है इस वक्त, वो बेसिकली इट्स बीइंग डन थ्रू रियल टाइम एनालिसिस। ठीक है सर, ये जो पावर बीआई जो प्रेडिक्शन करके देता है, फोरकास्ट करके देता है, ये भी मशीन लर्निंग से ही करके देता है? देखिए, देयर आर टू थिंग्स इन मशीन लर्निंग। यस सर। एक तो आपकी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन है। यस सर। आमतौर पे यही मशीन लर्निंग को कहा जाता है, मशीन लर्निंग डेटा साइंस इसी को कहा जाता है ना। इसमें आपकी सारी वो फीचर सिलेक्शन और पैरामीटर स्प्लिटिंग मेथड्स, क्रॉस वैलिडेशन, फीचर सिलेक्शन, पैरामीटर्स, आउटपुट और डिफरेंट एल्गोरिथम्स, बैकिंग, बूस्टिंग वगैरह। लेकिन मशीन लर्निंग की एक और डायमेंशन भी है जिसको हम कहते हैं टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग includes time series analysis. Based on time series analysis, you do time series forecasting. This is not necessarily a part of machine learning. तो अगर आपको machine learning में ये ना पढ़ाया जाए तो that means कि आपके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हुई है। लेकिन पावर बीआई और इन सब, देखें, पावर बीआई और टैबलू वगैरह का चक्कर यही है कि दे रियलाइज इट कि दिस इज द टाइप ऑफ फोरकास्टिंग जो कि टाइम के हिसाब से हम कर सकते हैं, एंड विच इज मोस्ट यूजफुल rather than classification and regression which take time। सही है, तो ये वो चीज़ है जो कि बड़ी जल्दी कंप्यूट करके हम डैशबोर्ड पे डाल सकते हैं यूजिंग एनी प्री बिल्ट एल्गोरिथम। ऑल्दो मैं पर्सनली एग्री नहीं करता इससे कि आप टैबलू का फोरकास्टिंग का सोल्यूशन इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम सीरीज फोरकास्टिंग में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन अगर टैबलू का जो टाइम सीरीज फोरकास्टिंग का एल्गोरिथम है वो सारे वो काम कर रहा है जो कि मैं करूंगा, तो फिर मैं उसको इस्तेमाल कर लूंगा। मैंने अभी करंटली उसको डिकअप नहीं किया कि उन्होंने उसको क्या क्या किस तरीके से इस्तेमाल किया है, कौन से एल्गोरिथम इस्तेमाल किए हैं।
अगर वो एल्गोरिथम वही है जो मैंने सोचे हैं और उनकी प्री प्रोसेसिंग रैंगलिंग वही है जो मैंने सोची है, आई विल गो विद पावर बीआई एंड टैबलू। सो ये मैंने आपको शायद बताया था रैंगलिंग में कि टाइम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जिसके क्रॉस आपको हमेशा केपीआईज के पैटर्न्स मिल जाते हैं, और टाइम के अक्रॉस चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा आसान होता है रादर देन अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज और कस्टमर कैटेगरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिहाजा इन्होंने पावर बीआई टैबलू वालों ने टाइम सीरीज फोरकास्टिंग उसमें डाली हुई, दैट इज नॉट नेसेसरीली अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। सही है। तो सही। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आई कैन फोरकास्ट द सेंसर रीडिंग ऑफ एनी सेंसर विच इज अ क्रिटिकल सेंसर। तो मुझे फोरकास्ट करके पहले से पता चल जाएगा कि ये सेंसर रीडिंग अब गलत की तरफ जा रही है। लेकिन अगर मैं फोरकास्ट ना भी करूं तो रियल टाइम में भी जरा सा भी नीचे जाएगा तो रियल टाइम में मैं अलर्ट जनरेट कर सकता हूं, क्योंकि फोरकास्ट की मसला ये होता है कि फोरकास्ट की जो एक्यूरेसी होती है वो एक रेंज में होती है ना, जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्शन इंटरवल, कि इस रेंज में आपकी फोरकास्ट रिलायबल है। तो वो फिर मतलब उसमें ये बाउंड आ जाता है फोरकास्ट के ऊपर। रियल टाइम में तो ये कि कोई बाउंड नहीं है। मुझे पता है कि अगर इस सेंसर की रीडिंग 38.4 से नीचे चली गई तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ शुरू हो गई है। ठीक है, तो वो मैं उसका अलर्ट लगा सकता हूँ, तो रियल टाइम में वो आपका अलर्ट जनरेट हो जाएगा। सही है। यस सर, ठीक। अच्छा, हेल्थ केयर के अंदर आपको पता है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेरिएबल्स, जिसको हम आजकल स्मार्ट गैजेट्स भी कहते हैं। तो अब तो बहुत सारी ऐप्स भी आ गई हैं जो ये सारी चीज़ें आपकी मॉनिटर कर रही होती हैं जब आप जॉगिंग कर रहे हैं या भाग रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो इसको हम कहते हैं आरपीएम, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। तो डॉक्टर के पास अब डैशबोर्ड है कि आप क्या कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर हैं, किसी पार्क में आप जॉगिंग कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम के अंदर। डॉक्टर जो है वो यहाँ पर है, वो अपने टेबल में बैठा हुआ है घर पे, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो आपके भी ये सेंसर्स लगे हैं, यहाँ पर क्लाउड है। तो आईओटी के थ्रू ये सेंसर्स क्लाउड को डेटा भेज रहे हैं, और क्लाउड जो है वो एनालाइज करके आपके डैशबोर्ड बना के यहाँ भेज रहे हैं। तो जितना भी हम कापा आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्लाउड के ऊपर होगा। ठीक है, तो क्लाउड के ऊपर डेटा गया, क्लाउड पे आपने उसका कापा आर्किटेक्चर ने डेटा को प्रोसेस किया यूजिंग काफका और वटेवर, और फिर डेटा को एनालाइज करके डैशबोर्ड बना के वो डैशबोर्ड इसके ऊपर है। तो ये बीच में सारा कनेक्शन पैरामीटर्स हैं, सिक्योरिटी है। तो फॉर एग्जांपल दिस कुड बी एज्योर। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि हमें आर्किटेक्चर वाइज समझनी है। दैट इज व्हाट हैपेंस बेसिकली। तो इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। और ये बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि अभी रिसेंटली एक मैंने वाक़या सुना था कि वन ऑफ द पेशेंट्स वाज जॉगिंग, तो उसको डॉक्टर की कॉल आ गई और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा बिल्डअप हो रहा है हार्ट अटैक का, फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाओ। तो दैट्स द एडवांटेज ऑफ दैट, राइट, कि ठीक है वो एक इट्स एन एक्सपेंसिव सर्विस और इट इज़ ओनली मेंट फॉर द टॉप क्लास पीपल, जैसा माशाल्लाह आप लोग हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि जिसकी जान बच सकती है उसकी जान तो बचाओ ना भाई। इंसानी जान का तो कोई वो नहीं है ना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, और वैसे आमतौर पे ऐसी बीमारियां अमीर लोगों को ही आती हैं। गरीब लोग तो अच्छा खासा फिजिकल काम करते हैं, दे लिव अप टू 80-90। बहुत कम ऐसा होता है कि फिजिकल काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, वो उनको हार्ट अटैक हो जाए 60 साल की उम्र में। ये हमारे लिए होता है, तो अल्लाह का निज़ाम है बहरहाल इसको। तो दिस इज अ पोटेंशियल आर्किटेक्चर जो पेशेंट के पास ये चीज़ है। तो डेटा जो है वो आपके पास ये सेंसर्स लगे हुए हैं, हार्ट रेट, बीपी वगैरह का। डेटा गोज टू द क्लाउड, क्लाउड पे सारा ये आपका यहाँ पर कापा आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेड है, और क्लाउड से फिर वो पीएचआर जो है वो डॉक्टर को जाती है। डॉक्टर डायग्नोसिस करके आपको कॉल कर लेगा, या जो भी आपके गैजेट के ऊपर कोई अलर्ट आ जाएगा वटेवर,
तो ये चीज़ें तो अब बहुत कॉमन पाकिस्तान में हो चुकी हैं। आई सी मैनी पीपल हु आर वेयरिंग सच सेंसर्स। तो मैंने तो अभी तक कोई किसी को मतलब आई हैव नॉट नेवर बॉट सच अ सेंसर फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट सी द नीड फॉर दैट। लेकिन इफ इट इज़ देयर देन यू शुड बाय इट। एक्सरसाइज तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर आप इसको रीजनेबल प्राइस में खरीद सकते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग टू एक्सपेरिमेंट। तो ये चीज़ें अब बहुत कॉमन पाकिस्तान में भी हो गई हैं। ठीक है, ये दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि अच्छा रिटेल मार्केट के अंदर भी इसका एक रिनाइसेंस आ चुका है इसी रियल टाइम की वजह से। तो स्ट्रीमिंग डेटा की वजह से जितने भी ये स्टोर्स हैं, जैसे आपके ये जितने भी कपड़ों के ब्रांड हैं जिन्होंने पाकिस्तान में तो उधम मचाया हुआ है, तो वो अब ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन पे मॉनिटरिंग वगैरह करके चीज़ों की रियल टाइम दे कैन एंगेज कस्टमर्स एट दैट मोमेंट। ये वैसे इतना काम हमारा मेरे ख्याल में हो नहीं रहा। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना वो बेसिकली उनका मिजाज दो चीज़ों में बैठता है, या तो कपड़ों में बैठता है या खाने में बैठता है। तो जितने भी जिसके पास थोड़े से पैसे जमा हो जाते हैं या तो वो खाने की तरफ चला जाता है या वो कपड़ों की तरफ चला जाता है। तो कपड़ों में आई थिंक कि फीमेल्स का ज़रा ज़्यादा इंक्लिनेशन होती है और खाने में सबकी इंक्लिनेशन होती है इंक्लूडिंग किड्स। तो लिहाजा हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतनी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये एक चक्कर है। अब फूड पैंडा आया है तो फूड पैंडा आने के बाद देयर इज़ नो लाइक मतलब देयर इज़ नो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन फॉर एनी यूज़र कि पर्सनलाइज्ड मैं रिकमेंडेशन दूँ व्हिच कैन अर्न यू मिलियंस ऑफ रुपीस फ्रैंकली स्पीकिंग। तो वो किसी यूज़र का वो मामला नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि ऐप्स बना ली हैं लोगों ने, ऐसा नहीं कि ऐप्स नहीं बनाई, लेकिन पर्सनल एंगेजमेंट करने का तो शायद दराज का भी कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, एक्चुअली आप कर क्या सकते हैं, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग, ट्रेंड इनसाइट्स, इम्प्रूवमेंट्स टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रोडक्ट मूवमेंट हो गया, प्रोडक्ट फ्रेशनेस हो गई, कौन से लोग किस प्रोडक्ट को कितनी दफ़ा देख रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट। अब जैसे मैं अगर रियल टाइम में देख सकता हूँ कौन सा प्रोडक्ट कितनी जल्दी बिक रहा है, तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं हर रोज हर रोज की स्ट्रेटजी मैं बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये वो चीज़ है जो कि मुस्तकिल आपको कुर्सी पे बैठ के स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, यार ये नज़र आ रहा है ये कर दो, लेकिन कोई भी नहीं करता क्योंकि मुश्किल काम है। तो कस्टमर्स को उस वक्त में क्या चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग जो कि आपको समझनी है। मोस्ट ऑफ यू माइट गो टूवर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग। तो उस केस में तो मैं ये समझता हूँ कि वी शुड हैव सच अ डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं माइक्रो मूवमेंट, दैट इज द माइक्रो मूवमेंट। तो अब मैं अगर माइक्रो मूवमेंट को एनालाइज करूंगा तो आई विल डू दैट थ्रू एन एल्गोरिथम। आई डो नॉट हैव द टाइम टू सी अ रियल टाइम डैशबोर्ड, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। आई विल प्रोग्राम अ माइक्रो मूवमेंट और उसकी बेस के ऊपर मैं जो है वो जो है वो मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना लूंगा कि भाई ये दिखा दो, वो दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। हजारों काम है, लिटरली हजारों काम है। कस्टमर को मोबाइल ऐप से एंगेज रखने के लिए हजारों काम। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में तरतीब ये है कि रियल टाइम एनालिटिक्स का तो बहुत ही कम मिजाज है, बम्बार्डमेंट हो रही है। हर आदमी अपना ऐप बना के फूड पांडा वालों के साथ अपनी वो कर रहा है कि बस हमारी किस तरह बिकना शुरू हो जाए, बट एनालिटिक्स का हम लोगों का जहन है नहीं। तो दैट्स द डिसएडवांटेज। ठीक है, इसको ये नाम याद रखें, माइक्रो मोमेंट्स, ये नई टर्म है, इसमें आप कर सकते हैं। अब ये तो खैर पाकिस्तान में चीज़ मेरे ख्याल में कभी भी नहीं आएगी कि कस्टमर का मोबाइल भी आपके पास है, फिर आपके पास वाईफाई भी चल रहा है, कस्टमर की जेस्चर्स भी रिकग्नाइज किए जा रहे हैं, वीडियो सर्वेलेंस भी कस्टमर की हो रही है। आरएफआईडी लगा हुआ है कि कस्टमर इस वक्त कहाँ पर है, कौन सा प्रोडक्ट उसने रखा हुआ है। तो ये ये सब चीज़ें मिलके हमें कस्टमर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। सही है, नीचे आपके पास ये देखें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज़ ऑब्वियसली द कापा आर्किटेक्चर, उसके अलावा तो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर जीटा भी हो सकता है। ठीक है, बिग डेटा की रिपोजिटरी है
ये बैच बेस्ड प्रोसेसिंग के लिए है। फास्ट डेटा प्रोसेसिंग भी आपके पास है, ये कापा के थ्रू होगी। और यू गॉट दिस थिंग्स लाइक एसोसिएट टैबलेट और चोक पॉइंट्स, प्रिसीजन लोकेशन, डिजिटल साइनेज। फॉग का मतलब ये है कि एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है ना, कि क्लाउड पे डेटा भेजो फिर मैं प्रोसेस करूंगा। फॉग कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि जहां पर डेटा है वहीं पे प्रोसेसिंग कर दो, यानी इसी जगह पे इन्हीं खातून के मोबाइल के ऊपर और इन सब चीज़ों का डेटा इस्तेमाल करते हुए यहीं पर आपके पास एक आर्किटेक्चर है, तो यहीं पर इसी स्टोर के अंदर ही एनालाइज करके बता दो कि क्या करना चाहिए। क्लाउड पे बाद में जाओ, क्लाउड पे बाद में लेट हो जाता है काम। तो अगर आप रियल टाइम चाहते हैं तो फॉग लेवल के ऊपर आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ये पूरी एक टर्म है जिस कॉल्ड फॉग कंप्यूटिंग। अभी जो मतलब कंपनीज को बेसिकली अब इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ आने की अशद ज़रूरत है। सबसे पहले जो बैंक्स हैं दे नीड टू कम टूवर्ड्स ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग एनालिटिक्स। ठीक है, तो मैं भी जो आपको आज असाइनमेंट दूंगा वो इसी एतबार से होगा। ई कॉमर्स की तरफ पहले आप आए, वहां पे आप देखेंगे क्या क्या हो सकता है रियल टाइम में। उसके बाद देन यू कैन हैव स्टफ लाइक दिस जो कि आपके सामने है। तो ये क्लाउड है, लेकिन ये क्लाउड पे मैंने आपको बताया था कि डेटा बाद में जाता है, और जो फॉग है वो ऑन साइट ही आपका एनालिसिस करता है। ठीक है जी, और कोई सवाल तो नहीं है इसमें? अच्छा, फिर एक और एप्लीकेशन आपकी है सोशल मीडिया की। इसके अंदर फेक न्यूज़ का आजकल बहुत ज़्यादा वो सिलसिला चला हुआ है। आपको पता है व्हाट्सएप के ऊपर भी जो है ना, देयर इज लॉट ऑफ फेक गोइंग ऑन। भाई गलत खबर फैल जाती है, पुरानी खबर आ जाती है। और सर क्लिकबेट जो होता है यूट्यूब पे, जिसमें लिखा हुआ होता है कुछ और अंदर से खोलो तो कुछ भी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? सर यूट्यूब पे जो क्लिक बेट्स होते हैं, यानी कि तस्वीर बनी होती है जैसे कि कुछ और हो रहा है, लेकिन वीडियो खोलो तो कुछ भी नहीं होता उसमें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपने आपकी वीडियो व्यूज बढ़ जाएंगे, बेसिकली आपने धोखा दिया है, झूठ बोला है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। तो इज नाउ मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। तो अब जो है ना, वो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अब फेक्स को डिटेक्ट करने के लिए अब वो अपने टूल्स वगैरह बना रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज फेक डेटा को पकड़ने के लिए अब मल्टीपल डायमेंशंस में काम हो रहा है। और इट इज़ आल्सो टू प्रिवेंट द बुलिंग ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन बात ये है कि इट इज़ नॉट दैट इजी कि मैं इतनी आराम से फेक डेटा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग। जो फ्रॉड डिटेक्शन, एनॉमली डिटेक्शन या मनी लॉन्ड्रिंग डिटेक्शन होती है बैंकिंग में रियल टाइम में, ये उस तरह की मिसाल है। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि मैं फेक्स को पकड़ सकूं, लेकिन बहरहाल उसके भी हम मॉडल्स बना सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू मैं कस्टमर्स को समझ सकता हूँ कि कस्टमर किस वक्त क्या चीज़ चाहता है, कस्टमर का ओपिनियन किस तरह से चेंज हो रहा है मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में। ये भी मैं सोशल मीडिया के थ्रू, रियल टाइम एनालिटिक्स के थ्रू, कापा आर्किटेक्चर के थ्रू मैं समझ सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ये डैशबोर्ड है। तो इसमें मुझे पता चल रहा है कि पिछले लेट से कि 1 घंटे के अंदर इतनी पोस्ट हो गई हैं, इतने यूजर्स हैं, इतने लोगों तक मेरा पैगाम पहुंच गया है, और इतने मुझे इम्प्रेशंस मिल चुके हैं अभी तक, 376 मिलियन। एंड देन आई कैन डाउनलोड दैट। और ये दिस सीम्स लाइक अ गूगल एनालिटिक्स टाइप ऑफ डैशबोर्ड। ठीक है, जहाँ तक ताल्लुक है फेक न्यूज़ का, तो फेक न्यूज़ में हमारा जो कंसर्न है, अगर आप बैच लेवल पे जाते हैं तो वो ये है मॉडल ओरिएंटेड। तो लैम्डा की बैच लेयर में आप ये काम कर सकते हैं, और अगर आप रियल टाइम में करना चाहते हैं तो वो फिर हमारा ये है डेटा ओरिएंटेड। दिस इज व्हाट कंसर्न्स अस द मोस्ट। वी कैन यूज डेटा फ्रॉम अदर पार्टीशंस एज वेल, लेकिन दिस इज व्हाट वी आर मोर कंसर्न विद कि ये किस तरीके से आगे चलेगा। ठीक है, फाइनेंस के अंदर जो है ना वो इट हेल्प्स इन दी फाइनेंशियल फंक्शंस।
ज़्यादातर जो है ना वो फ्रॉड डिटेक्शन के लिए आप रियल टाइम मॉनिटरिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मास्टर कार्ड ये काम कर रहा है। तो बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से फ्रॉडुलेंट जो मर्चेंट्स हैं उनको वो डिटेक्ट कर लेते हैं रियल टाइम में, ताकि आपका रिस्क जो है ना वो रिड्यूस हो जाए। इसी तरह रैबो बैंक जो है तो वो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स पकड़ता है कि क्लाइंट जो है डिफॉल्ट में जाने वाला है। दिस इज सिमिलर टू द प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस थिंग कि पहले से ही आपको पता चल जाए कि मशीन खराब होने वाली, तो पहले से ही आपको पता चल जाए कि क्लाइंट डिफॉल्ट में जाने वाला है, तो उसके हिसाब से आप उसकी स्ट्रेटजी चेंज कर लें। तो ये अब ये काम हो रहे हैं ना, मतलब ये कोई वो नहीं है कि नई चीज़ नहीं है, ठीक है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं करते, वो एक अलग बात है। सीमेंस ने अभी रिसेंटली एक चीज लॉन्च की है जिसको हम कहते हैं कि इंटरनेट ऑफ ट्रेन्स। तो सीमेंस का जो मकसद है वो ये है कि सप्लाई चेन को बेहतर किया जाए ना, ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई चेन को। तो ट्रेन जब मूव करती है या बड़े बड़े ट्रक्स मूव करते हैं तो उसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं जो रियल टाइम में डेटा आपको बता रहे हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी ऑपरेशंस की जो फ्लीट ऑपरेशंस की जो एफिशिएंसी है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ट्रेन कहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा रही है, कहाँ पे कम टाइम लगा रही है, किस किस्म के गुड्स के साथ वो जल्दी पहुंच जाती है, किस किस्म के गुड्स के साथ वो लेट पहुंचती है, ट्रेन के बॉटलनेक पॉइंट्स कहाँ पर हैं, किस स्टेशन पे ज़्यादा डिले आ जाता है। क्योंकि अभी जो हम जैसे हम TCS वालों का भी अगर एनालिसिस करें तो हमारे पास रियल टाइम डेटा मौजूद नहीं है। हमारे ये होता है कि हाँ भाई पैकेट नारोवाल पहुंच गया, पैकेट लाहौर पहुंच गया, पैकेट साहिवाल पहुंच गया, पैकेट पेशावर पहुंच गया, पैकेट दरा आदम खेल पहुंच गया, ठीक है। ये हमें पता चलता है, लेकिन रियल टाइम में डेटा हमारे पास नहीं है। तो सीमेंस जो है ना वो उन्होंने अब ये इंटरनेट ऑफ ट्रेन्स, ये नया बिल्कुल कॉन्सेप्ट आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया है कि रियल टाइम में आप लॉजिस्टिक्स को मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मेरे बॉटलनेक्स क्या हैं और दूसरी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो आखिरी चीज़ जो है ना KPIs हैं। तो बहुत सारे मेरे पास रियल टाइम KPIs हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें कि विजिटर टू लीड रेशो, कितने लीड्स मेरे बन गए E-कॉमर्स के, उसमें से कितने मैंने विन कर लिए, और मेरे इंट्रैक्शंस कितने हुए, कितने सोशल इवेंट्स थे, कौन से ऊपर जा रहे हैं, कौन से नीचे आ रहे हैं, सब चीज़ें डैशबोर्ड पे बनानी पड़ती हैं। ये आपकी स्पार्क लाइंस हैं, ये टिपिकल रियल टाइम डैशबोर्ड है। तो आई एम श्योर कि हम में से किसी ने भी अभी तक, मैंने भी नहीं किया ये आज तक इम्प्लीमेंट इस तरह की चीज़, लेकिन दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो ये तो डेली बेसिस पे दिखा रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आवरली बेसिस के ऊपर, रियल टाइम में, या मे बी आफ्टर एवरी मिनट और आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, उस हिसाब से आप चीज़ों को प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपके पास IoT के सेंसर्स हैं तो IoT के सेंसर्स को आप प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो डेटा कितनी फ्रीक्वेंसी से थ्रो करेंगे। तो दे कैन थ्रो द डेटा पर सेकेंड, पर 5 सेकेंड। वो जो फ्रीक्वेंसी है वो आप उसका बता सकते हैं कि तुम्हारी हर्ट्ज, कितने हर्ट्ज तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होगी तो कितनी तेज़ी से डेटा रिकॉर्ड होगा। तो वो जो है ना आप चीज़ें वो आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। So I hope that this is clear, the applications of real-time analytics and the definition. है? अभी तक कोई सवाल है तो पूछ लें। सर ये पाकिस्तान में सीमेंस लगा रही है, पाकिस्तान रेलवे में? नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो शेख रशीद साहब हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर उन जैसे 100 भी आ जाएं तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसा काम करने का। हाँ, पाकिस्तान में ये ज़रूर शुरू हो चुका है कि जो सप्लाई चेन की जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, जैसे डाल्डा वगैरह है, जो रिटेल के बिजनेसेस हैं,
वो IoT सेंसर्स के थ्रू वो अपने टैंक्स वगैरह में ये उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि हमें पता चल जाए कि हमारा लेवल कब नीचे गया है, कब ऊपर आया है। इस तरह की चीज़ें पेट्रोलियम कंपनीज इस्तेमाल कर रही हैं। डालडा का तो मुझे पता है कि वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं IoT का ना, वो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करवा रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी रिटेल कंपनीज है जैसे खाड़ी वगैरह है, उन्होंने भी इस पे POC करवाया है कि कस्टमर जब दुकान में आता है तो उसका हम फुटफॉल मेजर करते हैं, उससे पता चल जाता है कि कस्टमर की क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाँ, बड़ी कंपनीज ने शुरू कर दिया है काम, लेकिन ये ट्रेन लेवल के ऊपर तो बहुत मुश्किल है। सही। अच्छा, लास्ट वीक हमने कापा पढ़ा, लैम्डा पढ़ा था। लैम्डा की लिमिटेशंस जो है वो क्या थी, कौन बता सकता है? जी, लैम्डा आर्किटेक्चर की क्या लिमिटेशंस हैं? सर मैंने नोट्स बनाए थे, अगर मैं वो खोल लूँ तो अभी मैं बता सकता हूँ। नोरोलाइन आप बताइए। सर मैं भी जरा नोट्स खोल लूँ, मैं बताता हूँ। So what Jcrep said was that we do not need to have both the batch and the streaming layer. If we consider everything as a stream, we just need the streaming layer. Although जो Jcreps का आइडिया था उसके अंदर हम मशीन लर्निंग इतनी आराम से नहीं कर सकते, लेकिन द इम्प्लीकेशन इज के ज़्यादातर आपकी एनालिसिस की रिक्वायरमेंट्स सिर्फ स्ट्रीमिंग लेयर से सेटिस्फाई हो सकती हैं। ओके, so it is still made publicized that Kappa is not a replacement for the Lambda architecture, except जब आपको पता हो कि Lambda की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो एक अलग बात है। तो टेंडेंसी ये है कि do not go for analytics which take time. हाँ, मशीन लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हम रियल टाइम में नहीं मैनेज कर पा रहे हैं अभी, ऑल्दो इसमें भी रिसर्च हो चुकी है और प्रॉबेबली कोई प्रैक्टिकल मॉडल खड़ा भी होगा, लेकिन अगर मैं रियल टाइम डेटा पे मशीन लर्निंग करता हूँ तो उसमें भी मुझे टाइम लगेगा। आई कैन हैव अ रियल टाइम मशीन लर्निंग मॉडल, बट दैट विल आल्सो रिक्वायर टाइम फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, albeit ऑन स्ट्रीमिंग डेटा। ठीक है, तो ये एक मुश्किल काम है, ये एक आसान काम नहीं है। सो फॉर दिस आर्किटेक्चर, so incoming data is streamed through a real time layer और फिर उसके रिजल्ट्स को आप सर्विंग लेयर में डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ दो तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि एक तो ये कि स्ट्रीम का डेटा आ रहा है, तो एक तो वो ये है कि मैंने डेटा की इंजेक्शन करनी है। इंजेक्शन का मतलब क्या है, कौन बताएगा? सर मुख्तलिफ सोर्सेस से डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। डेटा को पकड़ना, उसके बाद मैंने स्ट्रीम को प्रोसेस करना है, उस पर काम करना है, मतलब उसको एनालाइज करके डैशबोर्ड में डालना है। ठीक है, या उसका कोई टोटल कंप्यूट करना है। और इसके अंदर एक चीज आ जाती है क्यूरेशन। आई माइट नीड टू क्यूरेट द स्ट्रीमिंग डेटा एज वेल, जिसका मतलब ये है कि मैंने उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखना है। स्ट्रीम तो इस तरह है कि जैसे समंदर की लहरें आती चली जा रही हैं, हवा चलती चली जा रही है ना। तो अगर जैसे विंड मिल क्या करता है, विंड मिल हवा को चेंज तो नहीं करता, लेकिन हवा को एक तरीके से इस्तेमाल कर लेता है ताकि वो फायदेमंद हो जाए। यही काम क्यूरेशन का होता है कि अगर मैं प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ स्ट्रीम की, मसलन मैं नंबर ऑफ विजिटर्स का टोटल कंप्यूट करना चाह रहा हूँ पर 5 मिनट्स ऑफ माई ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो मुझे पहले डेटा को थोड़ा सा क्यूरेट करके ऑनलाइन रखना पड़ेगा ताकि मैं उसको
ऑनलाइन रखना पड़ेगा ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर सकूं प्रोसेसिंग के लिए। तो बीच में यहाँ पे मेरे पास क्यूरेशन आ जाती है। क्यूरेशन को आप समझ लें कि ये स्ट्रीम की डेटा रैंगलिंग है। ऑल्दो इस केस में मैं वो नहीं कर रहा हूँ काम जो मैंने डेटा रैंगलिंग में किए थे, क्योंकि वो तो मशीन लर्निंग के काम है, तो टाइम टेकिंग काम है या बीआई लेवल के काम है। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ डेटा की इन डिफरेंट वेज। जैसे मैं डेटा को एनोटेट कर सकता हूँ, उसको पब्लिसाइज कर सकता हूँ, उसको किसी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए चेंज कर सकता हूँ। इस ये चीज़ क्यों ज़रूरी होती है? ताकि डेटा वैल्यूएबल रहे। क्योंकि देखें, रॉ डेटा कभी भी किसी के काम का नहीं होता। रॉ स्ट्रीम जो आ रही है उसके अंदर एरर्स होते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत क्यूरेशन करनी पड़ेगी, रैंगलिंग करनी पड़ेगी स्ट्रीम के ऊपर। ऑल दो उसमें मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि मुझे डेटा रैंगलिंग में लगता है आमतौर पर। तो इस अगर मैं क्यूरेशन कर लेता हूँ तो आई कैन प्रिजर्व द डेटा, आई कैन रीयूज द डेटा, और आई कैन यूज द डेटा इन अ गुड वे फॉर एनालिटिक्स। सही है, समझ में आ गई? यस सर। तो कापा क्या चीज है? स्ट्रीमिंग फर्स्ट आर्किटेक्चर है। इनफैक्ट इट्स अ पैटर्न। पैटर्न मींस इट्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और आमतौर पे आईओटी या रियल टाइम या नियर रियल टाइम डेटा ये होता है is ingested into a messaging system like Apache Kafka। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हों, इससे पहले कि आप उसमें रियल टाइम एनालिटिक्स करें, आपको बेसिकली क्या चाहिए? बीच में एक इंटरफेस चाहिए जहाँ पे मैं डेटा को इंजेस्ट कर सकूं, उसको संभाल सकूं, ताकि उसको मैं एनालाइज करूं। यहीं पर मेरी क्यूरेशन भी होगी और यहीं पर मेरी प्रोसेसिंग होगी, और इसी के साथ मेरा सारा काम चलेगा। ठीक है। अगर ये बीच की लेयर ना हो तो मैं स्ट्रीम को इंजेस्ट नहीं कर सकता, मैं उसको संभाल नहीं सकता, और मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना मैं उसको क्यूरेट कर सकता हूँ। सही है। तो मैसेज क्यू के बगैर, मैसेजिंग सिस्टम के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता। मैसेजिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि डेटा आया और डेटा इस्तेमाल किया गया, उसको मैं स्टोर करता हूँ टेम्पररीली इन अ मैसेजिंग सिस्टम। दिस इज नॉट अ डेटाबेस like MongoDB. This is not a database. This is simply a system जहाँ पे थोड़ी देर के लिए डेटा को ठहराया जाता है, क्यूरेट किया जाता है, यानी उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि उसको मैं बड़ी जल्दी जल्दी इस्तेमाल करके रियल टाइम डैशबोर्ड्स जनरेट कर सकूं। अगर मैं ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता, आई कैन नॉट यूज रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा फॉर एनालिटिक्स इन अ गुड वे। आई डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट। ठीक है, समझ में आ गई बात की? सर ये बैच लेयर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता कापा? क्या कह रही है बैच में? सर ये बैच में इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिर्फ रियल टाइम के लिए? नहीं नहीं, ये रियल टाइम के लिए है, ये बैच लेयर में इस्तेमाल नहीं हो सकती, इसकी जरूरत नहीं है। ओके। ये सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है रियल टाइम रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, मतलब आप करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन जब डेटा रियल टाइम नहीं है तो उसका फायदा नहीं होगा ना। ठीक है, मतलब आपने गाड़ी के लिए टायर पॉलिश खरीदी है, वो टायर के लिए है, तो अगर आप उसको डैशबोर्ड पे लगाना शुरू कर देंगे तो उससे फायदा तो नहीं होगा ना। तो ये इसकी मिसाल इस तरह से है। तो जब डेटा इंजेस्ट हो जाता है तो काफका के साथ अब बड़े आराम से आई कैन इंटीग्रेट अपाची स्पार्क, अपाची फ्लिंक वगैरह, जो कि फिर प्रोसेसिंग करते हैं। यानी जो डैशबोर्ड जनरेट होगा वो प्रोसेसिंग के बाद होगा ना। मैं सिग्नल को प्रोसेस करूंगा, मैं उससे कोई डैशबोर्ड बनाऊंगा, काम जो होता है। यहाँ पर आपका क्यूरेशन हो गई, यहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग हो गई। अब ये स्पार्क में आपके पास स्पार्क स्ट्रीमिंग है और दूसरा स्ट्रॉम है। फ्लिंक तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अपाची स्ट्रॉम और अपाची स्पार्क स्ट्रीमिंग
ये दोनों प्रोसेसिंग इंजन हैं जो बड़े आराम से अब काफका के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। कोई मसला नहीं है इंटीग्रेशन में, बहुत सारा डेटा मौजूद है और आपका काम भल्ले बल्ले हो जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि काफका से डेटा लेते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको प्रोसेस किया, पब्लिश किया, और फिर जो है ना वो क्या कहते हैं डैशबोर्ड के ऊपर दिखा दिया। बाज़ औक़ात ये है कि यू कैन इसको प्रोसेस करने के बाद यू कैन गिव द डेटा बैक टू द काफका सिस्टम, क्योंकि काफका में ये होता है कि आप इसको इस तरह समझें कि इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन मल्टीपल डेटा सोर्सेज इनपुट के ऊपर होती हैं, मल्टीपल पीपल आउटपुट पे बैठे होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्यूरेशन की, यहाँ पर आपने प्रोसेसिंग की, स्पार्स स्ट्रीमिंग से डेटा वापस आया, वापस आके दोबारा काफका में गया और इन लोगों को वो फिर डैशबोर्ड मिल गया। इस तरह की कहानी होती है। तो बेसिकली काफका प्लस दैट ये पूरा एक आर्किटेक्चर होता है जो कि हम पढ़ना चाह रहे हैं और इसके थ्रू मैं सारा काम यानी कर सकता हूँ। अब अगर आपकी कोई रियल टाइम वेबसाइट है या आप किसी ऐसी कंपनी के साथ हैं या किसी और ऐसी किसी और कंपनी के साथ है जो रियल टाइम डेटा जनरेट कर रही है, तो अब आपको पता है कि रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए मुझे कापा लेयर चाहिए होगी और कापा लेयर को प्रोग्राम करने के लिए मुझे क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद से मैं डेटा जो है वो काफका से जो डेटा प्रोसेस हो चुका है, अरे भैया जो डेटा यहाँ प्रोसेस हो गया है वो जब लोगों के पास पहुँचता है तो बेसिकली मैं बीच में क्लाउड भी डाल सकता हूँ कि मतलब ये मेरा काफका है, ये मेरे इनपुट्स हैं, ये मेरे आउटपुट पे बंदे बैठे हैं, मतलब बंदा यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, और ये काफका से डेटा ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यहाँ मेरा स्पार्क स्ट्रीम चल रहा है और क्या कहते हैं बीच में यहाँ क्लाउड आ गया। मैंने आपको अब वेयर हाउसेज और डेटा लेक्स के बारे में अच्छी तरह समझा दिया है, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ डाल सकते, क्योंकि अभी तक देखिए मैंने मशीन लर्निंग नहीं की। अगर मैं मशीन लर्निंग करना चाहता हूँ तो इस बंदे को डायरेक्टली दिखाने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस डेटा काफका से मैं क्लाउड पे डाल दूँ, क्लाउड पे मशीन लर्निंग करके इस बंदे को दिखा दूँ। सही है, इज दिस थिंग क्लियर? जी भाई, कोई सवाल तो नहीं है इसमें? नो सर। नहीं सर। नाउ दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग। ये आपके ढेर सारे स्ट्रीमिंग इनपुट्स हो सकते हैं। सही है, ये तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना हुआ है, लेकिन आप इसको इस तरह कर लें कि स्ट्रीमिंग डेटा की इंजेक्शन के लिए मैंने एक काफका इम्प्लीमेंट किया हुआ है। रॉ डेटा मेरे पास आया, रॉ डेटा मैंने काफका को दिया थ्रू दिस लेयर, काफका के थ्रू मैंने डेटा को क्यूरेट कर लिया और इसमें क्यूरेशन के दरमियान मैंने फिर ऑब्वियसली स्ट्रीम प्रोसेसिंग की। मतलब स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज द क्यूरेशन, क्योंकि क्यूरेशन के अंदर जो है ना वो डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इससे पहले की भी क्यूरेशन आप कह सकते हैं और स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद भी आप क्यूरेशन कह सकते हैं। ज़्यादा सेफ अप्रोच यही है कि जो रॉ डेटा आया है काफका के मॉडल पे मैप हुआ, उसके बाद आपने उस पर स्पार्क स्ट्रीमिंग करके उसमें कुछ एनालिसिस किए, उसको आपने कहा ये क्यूरेटेड डेटा है, क्यूरेटेड डेटा फिर आपने यहाँ पे सर्विंग लेयर में डाल दिया जहाँ पे डिफरेंट क्लाउड की डेटा लेक्स हैं, क्लाउड वेयर हाउसेज हैं। ये मैंने आपको, ये देखें ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई मैंने आपको बताई थी। अमेजॉन, रेडशिफ्ट और स्नोफ्लेक का नाम सर फहरिस्त है और डेटा लेक्स में ये दो हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने आपको इनका आर्किटेक्चर बारे में बताया भी था। तीसरी चीज़ गूगल की बिग क्वेरी है जो बहुत ज़्यादा इनके मुकाबले में फेमस नहीं है। और फिर उसके बाद अगर आप इस डेटा को मजीद, जैसे उसने कहा कि AI और ML करना चाहें या एडवांस्ड करना चाहें या सेल्फ सर्विस में पावर BI पे डालना चाहें या डायरेक्टली किसी डैशबोर्ड पे प्रेजेंटेशन दे दें आप, ये बेसिकली सारा मॉडल चल रहा है। ठीक है,
मैसेजिंग के अंदर ये जो काइनेसिस है ये बेसिकली मेरे ख्याल में काफका के ऊपर बिल्डअप है, लेकिन अमेजोन का अपना सोल्यूशन है। ये हमें डिगअप करके देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। मैं लिख लेता हूँ ताकि हमें इसका पता चल जाए। सही है। और ये इवेंट हब क्या है, ये भी इसी से रिलेटेड चीज़ें सारी। अच्छा, आइडिया इसमें हमारा क्या है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि रियल टाइम प्रोसेसिंग और कंटिन्यूअस रीप्रोसेसिंग के एक दफ़ा आपकी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो गई, अब आप उसको रीप्रोसेस करेंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा बात को, कि रॉ डेटा को आपने एक स्ट्रीम को प्रोसेस करके क्यूरेशन की, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपने दोबारा से रीयूज की नए रॉ डेटा को रीप्रोसेस करने के लिए। अब वो किस तरह की वो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। सही है कि मतलब दिस इज अ साइकिल, कहना ये चाह रहा हूँ कि ये साइकिल चल रहा है पूरा, रॉ स्ट्रीम क्यूरेटेड, रॉ स्ट्रीम क्यूरेटेड, रॉ स्ट्रीम क्यूरेटेड, और हर बार जब साइकिल चलता है तो आई गेट अ न्यू स्ट्रीम ऑफ डेटा। ये पहली स्ट्रीम थी, दूसरे साइकिल में दूसरी स्ट्रीम हो गई, विंडो चेंज हो रही है, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। तो जो चीज़ें मैंने स्ट्रीम प्रोसेसिंग से सीखी हैं वो मैं क्यूरेशन में डाल देता हूँ, और वही इंफॉर्मेशन मैं फिर इस्तेमाल करता हूँ अगली बार डेटा को नई विंडो को प्रोसेस करने के लिए। ये चीज़ क्लियर हो गई है? सर मेरा एक सवाल है सर, ये जो कंजम्पशन का जो अलग से लेयर है सर्विंग के अंदर और स्ट्रीमिंग की अलग से है सर, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है? कंजम्पशन का तो हमारा मतलब ये है कि आई एम सिंपली टेकिंग द डेटा फ्रॉम द स्ट्रीमिंग लेयर, क्योंकि सारे रिजल्ट्स जो है ना वो स्ट्रीमिंग के पास है। तो ये कंजम्पशन एक कोई इंटरफेस हो सकता है जो कि इस पूरे कंजम्पशन कैन बी एन इंटरफेस जो कि इस पूरे स्ट्रीमिंग लेयर से डेटा ले रहा है। मेन बात जो समझने की है ना वो ये है कि आई एम गेटिंग द स्ट्रीम इन विंडोज, राइट? मैंने आपको बताया था ना, ये अभी मेरी विंडो है एट टाइम टी। मैंने इस डेटा को इंजेस्ट किया काफका में, उसको प्रोसेस किया, उसको क्यूरेट करवा दिया, इतनी देर में मेरे पास विंडो दूसरी आ गई। क्यूरेशन में मुझे पता है मैंने क्या किया है डेटा के साथ। मेरे पास WT स्ट्रीम के रिजल्ट्स मौजूद हैं कि मैंने WT पे क्या किया था, वो रिजल्ट्स मैंने यहाँ पर उसको दे दिए, लेकिन उसका नॉलेज मेरे पास यहाँ मौजूद है। अब जब WT+1 आया, आई कैन रीयूज दैट नॉलेज to process the new stream more quickly, for example, and then curate that. इस तरह इसको हम कहते हैं रीप्रोसेसिंग। हम बार बार प्रोसेस कर रहे हैं, बार बार प्रोसेस कर रहे हैं, बार बार प्रोसेस कर रहे हैं। So I can reuse the knowledge from other things to do the in the reprocessing phase. Reprocessing तो वैसे भी होनी है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यूरेशन को रिकॉर्ड करने का मकसद ये होता है कि मेरे पास ये रिकॉर्ड रहता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ स्ट्रीम के साथ, व्हाट एम आई डूइंग। ठीक है, वो चीज़ मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और उसकी रिकॉर्डिंग के साथ जो है ना मैं अगली बारी विंडोज पे वो चीज़ इस्तेमाल करता रहता हूँ। इसको हम कहते हैं रीप्रोसेसिंग। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? सर ये WT और WT+1 पे जो डेटा है ये डिफरेंट टाइम स्टैम्प का डेटा है ना, ये सेम डेटा रिप्रोसेस हो रहा है? अरे मेरे भाई नहीं, इट इज़ नॉट द सेम डेटा, बट इट इज़ कमिंग फ्रॉम द, जैसे ये एक IoT सेंसर है, ये डेटा जनरेट कर रहा है। अभी हमारे पास टाइम हुआ है 11:02 फॉर एग्जाम्पल। अभी हमारी विंडो ये है पिछले 5 मिनट की। हमने ये डेटा लिया इस टाइम फ्रेम का, इस पर कुछ प्रोसेसिंग करके क्यूरेशन कर दी, और जो रिजल्ट्स थे वो मैंने यहाँ दे दिए, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने क्या किया था। ठीक है, अब 5 मिनट गुजर गए, अब दूसरी विंडो आ गई, IoT ने और डेटा भेज दिया जो कि यहाँ पर आ गया, दैट इज T+1। IoT ने और डेटा भेज दिया, इसकी मैंने प्रोसेसिंग की। लेकिन मैं आपको कहने चाह रहा हूँ कि ये जो मैं क्यूरेशन कर रहा हूँ ना,
इसका नॉलेज मैं अगले टाइम विंडोज में इस्तेमाल कर सकता हूँ कि पिछली विंडो को मैंने एनालाइज करने में इस तरह काम किया था, उसमें ये मैंने एल्गोरिथम यूज किया था, वही एल्गोरिथम फिर मैं दोबारा यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके ओके, ठीक है, समझ। बेसिकली एल्गोरिथम का तो इतना मसला नहीं है, मेटा डेटा का मसला ज़्यादा है कि भाई जब स्ट्रीम आई थी WT में तो मैंने ये किया था तो ये हुआ था, लिहाजा मुझे अगली बार अगर ये हुआ तो मुझे यही करना चाहिए। इस तरह के इफ देन रूल्स वगैरह मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ताकि मेरी ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग और तेज हो जाए। ओके, सही है, ये चीज़ है। सो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये है कि प्रोसेसिंग भी हो रही है और कंटिन्यूअस रीप्रोसेसिंग भी होती जा रही है। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली क्यूरेशन से इट बिकम्स पॉसिबल टू रीप्ले द स्ट्रीम। समझ में आ गई बात की कि भाई WT में ये हुआ था, T+1 में ये हुआ था, T+2 में ये हुआ था, तो पूरी एनिमेशन कभी आपने चलानी हो तो वो क्यूरेशन के पास पड़ी होती है। ठीक है सर, समझ गया। हाँ, अगर आपने देखे ना कोई आपने कोड में चेंजेस किए, आपने स्पार्क स्ट्रीमिंग के अंदर यहाँ पर आपने कोई चेंज कर दिया, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि पिछले टाइम स्टैम्प्स में क्या हुआ था या कब तक मेरा पुराना डेटा था और कब मेरा एल्गोरिथम चेंज हुआ, तो मुझे उसके मार्क पॉइंट्स तो पता होने चाहिए ना। तो क्यूरेशन में मुझे पता होगा कि किस वक्त से किस वक्त तक कौन सा एल्गोरिथम था और फिर नया एल्गोरिथम कब चेंज हुआ। तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ मेटा डेटा टाइप ऑफ थिंग जो कि मुझे स्ट्रीम को रीप्रोसेस करने में आसानी देगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब आपने एल्गोरिथम को चेंज किया तो आपको दूसरा प्रोसेस लॉन्च करना पड़ेगा जो कि पुराना पूरा प्रीवियस डेटा रीप्ले करेगा थ्रू द लेटेस्ट रियल टाइम इंजन, ताकि पुरानी चीजें भी अपडेट हो जाएं। अगर आप क्यूरेशन नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। तो यानी जैसे अभी हम 11 बजे हैं तो 10 बजे हमने प्रोसेसिंग शुरू की, 10 से लेके 11 बजे तक मैंने डैशबोर्ड बनाया था, 11 बजे मैंने कोई एल्गोरिथम चेंज कर दिया। अब 10 से 11 वाला डैशबोर्ड भी उसी एल्गोरिथम के मुताबिक अपडेट होना चाहिए, तो वो अपडेट होगा रीप्रोसेसिंग के थ्रू बाय यूजिंग द क्यूरेटेड नॉलेज। मेरे पास स्ट्रीम्स का नॉलेज होगा कि किस टाइम से किस टाइम तक स्ट्रीम क्या थी, किस टाइम से किस टाइम तक स्ट्रीम क्या थी, तो पूरी स्ट्रीम मैं स्टोर करता हूँ। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सही है, ये क्लियर हो गया पॉइंट? तो सर बेसिकली क्यूरेशन कोर है सबका, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, क्यूरेशन इज पार्ट ऑफ द गेम। मतलब काफका जो है ना, काफका, वो आपको क्यूरेशन, इट इज डेफिनेटली एन इंजेक्शन एंड अ क्यूरेशन इंजन। ठीक है, क्योंकि इंजेक्शन तो वो रॉ डेटा की करता है, क्यूरेशन वो स्ट्रीमिंग प्रोसेस डेटा की करता है। आया था ना कि प्रोसेसिंग करने के बाद अपाची जो स्पार्क है वो डेटा कहाँ देगा, काफका को वापस करेगा ताकि वो क्यूरेटेड नॉलेज में उसको फीड कर ले और अगले की स्ट्रीम्स के लिए मैं प्रोसेसिंग करना मेरे लिए आसान हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो ये किसने बना दी? अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या है कि सोर्सेज आपके पास, मैंने कहा कि मल्टीपल हैं, यहाँ पे मल्टीपल सेंसर्स हो सकते हैं। ये बीच में काफका है, यहाँ पर आपने इसके साथ ही आपका कोई प्रोसेसिंग इंजन लगा हुआ है, यहाँ पर आपकी सर्विंग लेयर है, यहाँ पर आपके यूजर्स हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि सोर्स लेयर में और सर्विंग लेयर के अंदर देयर इज लूज कपलिंग, यानी मेन जो चीज इनको रोक के रखी हुई है वो क्या है, इन दोनों को मेन चीज जोड़ने वाली क्या है? जी, सर लाइक क्या दो चीजों का आप बोल रहे हैं? सोर्स लेयर को और सर्विंग लेयर को आपस में जोड़ने वाली चीज क्या है? सर वो क्यूरेशन है ना सर? काफका।
क्यूरेशन पे स्ट्रीमिंग एनालिटिक्स काफी मैसेजिंग सिस्टम इनको जोड़ रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि कापा का फायदा ये है कि ये भी इंडिपेंडेंट चलते हैं, सर्विंग भी इंडिपेंडेंट चलती है क्योंकि इनको काफका ने जोड़ के रखा हुआ है। तो ये जो लूज कपलिंग है, इससे फायदा ये होता है कि सेंसर्स को जो मर्जी आप करें, आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, आपको ये परवाह नहीं होती कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर जो चेंज करना है आप उसको जो मर्जी करें, आपको ये परवाह नहीं होती कि यहाँ पर क्या होगा। इससे रेजिलियंस सिस्टम की बढ़ती है कि कोई भी मॉड्यूल आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होगी कि काफका के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो रॉ डेटा भी आ रहा है, क्यूरेटेड डेटा भी आ रहा है। तो ये ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए रीप्रोसेसिंग के लिए डेटा स्टोर करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी गारंटी हो जाती है कि आपकी डिलीवरी सिस्टम की हो जाएगी। इट मेक्स द सिस्टम वेरी रोबस्ट। कोई पैकेट लॉस नहीं होता, कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती, चाहे आपका मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स पर सेकंड आ रहे हो, एक सिंगल डेटा पॉइंट भी आपका लॉस्ट नहीं होता अपाची काफका के अंदर। रॉ डेटा भी वहीं का वहीं पूरा पड़ा रहता है और जो क्यूरेटेड डेटा है वो भी वहीं का वहीं पड़ा रहता है, जब तक कि आप इसको खुद काफका के क्लस्टर से उठा के बाहर नहीं फेंक देते। तो इससे आपकी जो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग गारंटी के आपका जो है ना वो जो भी चीज़ आप सोर्सेज की जो भी चीज़ अपने बंदों तक पहुंचाना चाह रहे हो, तो देयर इज ऑलमोस्ट 100% गारंटी कि वो चीज़ वहां पे पहुंच जाएगी विदाउट एनी डेटा लॉस। सही है जी? ठीक है। सारे डेटा पॉइंट्स रिटेन्ड होते हैं, जी सारे डेटा पॉइंट्स रिटेन्ड होते हैं काफका के अंदर। हाँ, डेटा पॉइंट्स रिटेन होते हैं रॉ डेटा रॉ लेवल के ऊपर भी, और प्रोसेसिंग के बाद क्यूरेटेड लेवल पे भी होते हैं ताकि अगली स्ट्रीम्स को हम प्रोसेस कर सकें। ठीक है। इसमें ये दोनों तो फायदे हैं। एक ही कोड बेस चाहिए होता है, लैम्डा में आपको 2 कोड बेस चाहिए होते हैं, और यहाँ पर भी सर्विंग लेयर में सिर्फ एक ही जगह देखने की जरूरत है, आपको 2 जगह देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास फीड का व्यू होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो मसला है ना वो स्ट्रीम का मसला है। स्ट्रीम की प्रोसेसिंग करनी, उसका आर्किटेक्चर बनाना, इस तरह के जैसे फॉल्ट टॉलरेंस के लिए हम डेटा को रेप्लिकेट करते हैं हडूप में, तो डुप्लीकेट इवेंट्स कैसे मैनेज करेंगे, क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे करेंगे, ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे डेटा पॉइंट्स का। सो ये चीज़ें बैच प्रोसेसिंग में ज़रा आसानी से हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलों से होती हैं। लेकिन बहरहाल काफका के आने के बाद अब इनका भी कोई मसला नहीं रहा है। बस ये थोड़ा सा जब आपसे पूछा जाए कि क्या डिसएडवांटेज है, तो आप बता सकते हैं कि जी वो काफका का ये चक्कर है, वो चक्कर है, इस तरह करके। तो अभी आई थिंक ये थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है सर। ओके, वेलकम बैक। सो जहाँ तक ताल्लुक है आर्किटेक्चर चॉइसेस का, तो ज़्यादातर लैम्डा आर्किटेक्चर आपके काम आ जाता है बिकॉज वी आल्सो नीड मशीन लर्निंग। लेकिन कापा आर्किटेक्चर इज़ नॉट ऑलवेज यूज्ड। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी स्ट्रीमिंग और बैच रिक्वायरमेंट्स आर ऑलमोस्ट द सेम, इन द सेंस कि आपको मशीन लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डैशबोर्डिंग करनी है डेटा के ऊपर, तो फिर आपको कापा इम्प्लीमेंट करना आपके हक में बेहतर चीज़ है। और एक और बात भी याद रखें कि अगर आपको वेयर हाउसिंग करनी है तो वेयर हाउसिंग क्लाउड पे हो जाती है, वो भी अब रियल टाइम में डेटा जो है उसमें चला जाएगा। ऑल्दो वो वेयर हाउसिंग ओलैप लेवल पे तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो वेयर हाउसिंग की कैटेगरी में आ जाता है। और ओलैप करने का जो मकसद था वो अब आपका बिग डेटा पर भी पूरा हो जाता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं रहा अब। सो बाज़ औक़ात ये होता है कि लैम्डा की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, क्योंकि कुछ ऑप्टिमाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ बैच लेवल के ऊपर ही आपको मिल सकती हैं। ठीक है, वो आपको स्ट्रीमिंग लेवल पे नहीं मिल सकती, जैसा कि इन डेप्थ एनालिसिस है, ड्रिल डाउन्स हैं।
तो स्ट्रीमिंग लेवल के ऊपर ड्रिल डाउन्स वगैरह करने का इतना टाइम नहीं होता। लेकिन बात सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें बैच और स्ट्रीमिंग का आपस में तो कोई ताल्लुक इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप कोई मशीन लर्निंग या एक्सपर्ट सिस्टम बैच लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और रियल टाइम लेवल के ऊपर आप कोई छोटा सा रियल टाइम डैशबोर्ड बना सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स की बात करते हैं तो रियल टाइम में आप विजिटर्स देख सकते हैं और बैच लेवल के ऊपर आप कस्टमर का पूरा क्लस्टरिंग कर सकते हैं कस्टमर सेगमेंट्स बनाने के लिए। तो ज़ाहिरी तौर पे इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई इतना ख़ास ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत दोनों की है, तो उसमें फिर आप ऑब्वियसली लैम्डा इस्तेमाल करेंगे, बाज़ औक़ात आप सिर्फ बैच लेयर इस्तेमाल करेंगे और बाज़ औक़ात जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ कापा यानी स्ट्रीमिंग लेयर इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ आपके यूज़ केस पे डिपेंड करती है, इसका किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। तो यूज़ केसेस अब ये हैं जिसके थ्रू आपने डिटरमिन करना है। रियल टाइम रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्डिंग, ये एक रिक्वायरमेंट है जिसके लिए आपको कापा चाहिए। ये आमतौर पे मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस और ई कॉमर्स में, जैसे हम ऑलरेडी इनके यूज़ केसेस डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर वो हमें चीज़ चाहिए होती है, रियल टाइम मशीन्स की देखनी है। बाज़ औक़ात आपको अलर्ट्स जनरेट करने होते हैं ओवर कॉम्प्लेक्स इवेंट्स, जो कि फॉर एग्जांपल रिटेल इंडस्ट्री में कहीं डिले आ गया, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कोई ट्रैफिक हो गया, कहीं एकदम से आपका चर्न बढ़ गया, उसमें आपको अलर्ट की ज़रूरत होगी। ठीक है। यहाँ पर मुमकिन है कि आपको अलर्ट की ज़रूरत ना हो, लेकिन यहाँ तो आपको लाजमी अलर्ट चाहिए होगा। तो जैसे ई कॉमर्स में मैं रियल टाइम में कैंपेन्स लॉन्च करना चाहूँगा, तो मुझे अलर्ट चाहिए होगा कि कैंपेन कब लॉन्च करो, अभी हाई टाइम आ गया है कि तुम्हारा कस्टमर तुम्हारा रिस्पॉन्स पकड़ सकता है। अच्छा, फिर अगर आपको रियल टाइम मशीन लर्निंग चाहिए, ये फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम्स या फ्रॉड सिस्टम्स को डिटेक्ट करने के लिए दिस इज़ द एप्लीकेशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मशीन लर्निंग जो आजकल आप लोग पाइथन पे पढ़ रहे होंगे, उसको रियल टाइम में करने के लिए, रियल टाइम अपडेट करने के लिए एक अलग से पूरी साइंस है जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट। तो हमें बेसिकली मॉडल को रियल टाइम में अपडेट करना होता है। ठीक है। वो कदरे मुश्किल काम है, हमारा एक स्टूडेंट उस पर PhD कर रहा है, तो वो इतना आसान काम है नहीं कि हम रियल टाइम में उसको अपडेट करें। ठीक है। और चौथा जो यूज़ केस है वो रियल टाइम, अगर आपने ऑपरेशनल इंटेलिजेंस करनी है, कि जैसे एज प्रोसेसिंग की हमने देखा कि दुकान के अंदर ही आप देखें कि कस्टमर कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कस्टमर क्या कर रहा है, तो वो बेसिकली ऑपरेशनल डेटा के ऊपर अगर आपने कुछ चीज़ें रियल टाइम में करनी है, तो उसमें आपको कापा आर्किटेक्चर की ज़रूरत होगी। वहीं से डेटा फिर आप किसी लेक में डाल दें या ऑनलाइन जैसे स्नोफ्लेक वगैरह में डाल दें, इससे आपकी ट्रैफिक कम होगी और चीज़ें ऑपरेशनलाइज बड़ी आराम से हो जाएंगी। ठीक है। तो ये 4 यूज़ केसेस हैं। एक में तो ये है कि रियल टाइम डैशबोर्डिंग, दूसरा रियल टाइम अलर्ट्स, तीसरा रियल टाइम मशीन लर्निंग और चौथा रियल टाइम ऑपरेशनल इंटेलिजेंस। जिन चारों के लिए आपको कापा चाहिए होता है। तो अब जो भी आपसे सवाल पूछा जाए, आपने इन चारों चीज़ों को याद रखना है।